नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो हम कवर कर रहे हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन देख लिया है। हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश कहाँ पर है और उसके कौन कौन से ज़िले हैं, कहाँ पर है। तो जिलेवार भी हम बात करेंगे जब हम पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ेंगे, कौन सा जिला कब बना, क्या चीज़ें हुई थी, सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन आज हम देखने वाले हैं भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीज़न हम देखेंगे किसका, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में चलते हैं, है ना। तो फिजिकल डिवीजन में देखने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको यही पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है। ये रही लोकेशन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था मैंने आपको, मध्य प्रदेश की लोकेशन एकदम सेंटर में है। दूसरी बात, ये गोंडवाना गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और गोंडवाना भूमि में भी ये प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। महत्वपूर्ण हिस्सा इसका क्या होगा? पठार होगा। भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्टोन, है ना। पुरानी संरचना है, पुरानी चट्टानी संरचना आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। पुरानी संरचना में आपको क्या मिलेंगे? खनिज मिलेंगे, है ना, खनिज मिलेंगे। उसके अलावा मृदा का निर्माण भी अच्छा खासा यहाँ पर होगा, है ना। अब देखिए, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो भी डाइवर्स है, जैसे भारत का है। भारत में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें सबसे दक्षिण में, यदि हम बात करेंगे तो दक्षिण वाले हिस्से में हमको क्या दिखाई देंगे? दक्षिण में हमको पर्वत दिखाई देते हैं। एक और हमको यहाँ पर एक भ्रंश घाटी दिखाई देती है। फिर यहाँ से हमको वापस पर्वत दिखाई देते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में हमको नदी घाटी के साथ में क्या दिखाई देता है? मैदान दिखाई देते हैं, जो जलोढ़ के मैदान है। और बाकी बचा शेष क्षेत्र जो होता है वो पठारी क्षेत्र होता है। तो इसमें नदी घाटी भी आ गई, भ्रंश घाटी भी आ गई, पर्वत क्षेत्र भी हो गए। तो मध्य प्रदेश क्या है? एक डाइवर्स इलाका है, बहुत विविध है, ठीक है। इसमें जलवायु में हम पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो एक एक सेक्शन बताऊंगा उसमें ही सब चीज़ें क्लियर करवा दूंगा, है ना। चले आगे चलते हैं, भौतिक क्षेत्रों को देख लेते हैं। कौन सा भौतिक क्षेत्र है, कितना बड़ा है, कितना प्रतिशत है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है, सभी को यहाँ पर लेकर आते हैं। चलिए एक एक क्षेत्र को हम अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। मज़ेदार तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा कौन सा? हमारा पठार कौन सा? मालवा का पठार। देखिए, मालवा का पठार यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा मालवा पठारी क्षेत्र है ना। इसको आप खुद अपने मैप पर बनाएं, फिजिकल मैप निकाल ले और फिजिकल मैप के ऊपर इसको पूरा ड्रॉ करें। फिजिकल मैप के ऊपर ड्रॉ करेंगे, पूरी चीज़ें एकदम साथ में शानदार तरीके से समझ में आएगी, है ना। ये हमारा पूरा फिजिकल मैप है, उसमें ये है हमारा मालवा का पठार। काले रंग का पठार है, इसीलिए हमने थोड़ा सा ब्लैक करके उसको बना के रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लावा निर्मित पठार है। हम बात करेंगे ना इसके ऊपर, हम इसमें बात करेंगे लावा निर्मित पठार, ठीक है। ये हो जाता है हमारा मालवा का पठार, लावा निर्मित पठार है। यदि हम इसका पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो 8822, अच्छा अंक है, 8822 वर्ग किलोमीटर, 8822 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है? पूरा क्षेत्रफल दिखाई देता है। यदि प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में भी सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का लगभग 28% हिस्सा ये कवर करता है। कितना हिस्सा कवर कर रहा है? मध्य प्रदेश का 28% हिस्सा ये कवर करता है। अगली बात करें, है ना, सबके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे आगे। अभी हम फिजिकल डिवीजन को अलग अलग करके देख रहे हैं कौन सा कहाँ पर है। ये सर्वोच्च चोटी इसकी क्या हो जाएगी? सिगार इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, ठीक है। बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ ये सेक्शन है। बेसाल्टिक रॉक मतलब लावा वाली चट्टानों से बना हुआ हिस्सा है। अगला आ जाते हैं दूसरे बड़े हिस्से की तरफ चलते हैं, वो क्या है? नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी, ठीक है। ये रही हमारी नर्मदा घाटी, है ना। माँ नर्मदा, हर हर नर्मदे, ठीक है। ये नर्मदा घाटी यहाँ से चालू हो रही है और ये पूरा सेक्शन नर्मदा घाटी का है हमारा। अब आप बोलेंगे सर पूर्व में थोड़ा सा नर्मदा घाटी काट क्यों दी, है ना। क्योंकि वो उसका रेन शेडो नहीं, वो उसका क्या है?
ये नदी यहाँ से निकल के आती है बहुत पतली धारा के रूप में, बाकी पूरा चौड़ा क्षेत्र आपको कहाँ दिखाई देगा, इस वाले हिस्से में दिखाई देगा नर्मदा घाटी का, है ना। मुख्य क्षेत्र कहाँ दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा, मुख्य क्षेत्र इसी के साथ में होगा। ये है नर्मदा क्षेत्र, जो दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये हमारा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाता है, जो कितना कितना कवर कर रहा है, लगभग 26% हिस्सा ये कवर करता है, 26% कवर करता है। क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो 86,000 किलोमीटर क्षेत्रफल को ये कवर कर रहा है। कितना, 86,000 किलोमीटर एरिया को ये कवर कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा डाटा यहाँ पर आपके सामने ही है। इसकी लोकेशन वाइज भी आप देखें तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। यदि इसकी बात करें तो कहाँ पर है, ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में हमको ये ज़्यादातर दिखाई देता है। अगले क्षेत्र की हम बात करते हैं। अगला क्षेत्र हमारा आ जाता है कौन सा, अगला क्षेत्र हमारा आता है सतपुड़ा क्षेत्र। हम सतपुड़ा क्षेत्र को देखते हैं, ये रहा सतपुड़ा क्षेत्र हमारा, ये हमारा सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र हो गया, है ना। लगभग 11% हिस्से पर ये फैला हुआ है सतपुड़ा, ये पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, है ना। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का खंड पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है, खंड पर्वत, या फिर हमारा खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। कितना परसेंट कवर कर रहा है ये, 11% एरिया कवर कर रहा है ना। कितना, 11% एरिया कवर करता है। ये रहा हमारा 11% एरिया कवर करता है, और 34,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसके साथ में है। इसके पहले कितना था, 86,000, है ना, 86,000, और यहाँ पर 34,000, यहाँ पर है 88,000। ठीक है, परसेंटेज में भी याद रखें कितना, 11% ये एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। अब हम उसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर आ जाते हैं, अन्य क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो अन्य क्षेत्र में हमारा कौन सा आ जाता है, अब हम आ जाते हैं, ये है मध्य भारत का पठार। देखिए मध्य भारत का पठार, यहाँ पर भी छोटा सेक्शन दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। चट्टानी संरचना के आधार पर हमने इनको अलग अलग करा है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति से पूछ कर हम इसको अलग कर पाते हैं। ये ज़्यादातर हिस्सा इसका कहाँ दिखाई देता है, राजस्थान में, राजस्थान में दिखाई देता है, जिसके ऊपर मेवाड़ या मारवाड़ का पठार भी दिखाई देगा। मेवाड़ या मारवाड़ का पठार क्षेत्र आपको यहाँ पर इसके साथ में दिखेगा, है ना। तो ये जो क्षेत्र है कितना है, 32,000, कितना कवर कर रहा है, 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग कितना, 10.68% एरिया कवर करता है पूरे मध्य प्रदेश का। इतना बड़ा एरिया है। अब किधर दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे उत्तर में दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरतम हिस्से में क्या दिखाई देगा आपको, मध्य भारत का पठार दिखाई देगा। उत्तर और थोड़ा सा पश्चिम, उत्तर और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर पश्चिम में दिखाई देगा। ये हमारा हो जाता है मध्य भारत का पठार यहाँ से। ठीक है, अगले पठार की तरफ चलते हैं। तो अगला पठार हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, अगला दिखाई देगा बुंदेलखंड। ये रहा बुंदेलखंड का पठार, ये रहा बुंदेलखंड। ठीक है, इसका मुख्य हिस्सा कहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये यूपी में दिखाई देगा। मुख्य हिस्सा कहाँ पर होगा, यूपी में दिखाई देगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये कितना प्रतिशत का हिस्सा लेकर आता है, मध्य प्रदेश में लेकर आता है 7.7% का हिस्सा। और टोटल एरिया की यदि बात करें तो 23,733 वर्ग किलोमीटर, 23,733 वर्ग किलोमीटर एरिया ये कवर करता है। ठीक है, अगला छोटे हिस्से की तरफ चलते हैं। तो वो हमारा हो जाता है क्या, वो हो जाएगा रीवा पन्ना। ये रीवा पन्ना का पठार है ना, रीवा सतना, रीवा पन्ना, है ना, ये आ जाता है। और कितना कवर कर रहा है, 10.37% एरिया ये कवर करता है पूरे का, है ना। जितनी चीज़ें मैं बनाते चल रहा हूँ एज इट इज स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर उसको क्या कर ले, सीधा यहाँ से बना ले। ठीक है, ऐप में देखेंगे तो स्क्रीनशॉट तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आप उसको डायरेक्ट उससे ले सकते हैं। ठीक है, कितना एरिया कवर करता है ये, यदि हम एरिया की बात करें तो कितना, 10.37% एरिया कवर करता है। और टोटल क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करें तो कितना, 31,954.8, 31,954.8% एरिया ये कवर करता है। अगला हमारा जो अंतिम क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर, है ना, उसको ले लेते हैं रेड में। ठीक है, ये हो गया हमारा बघेलखंड। बघेलखंड का क्षेत्र, ये पठार कहाँ जाता है, ये हमारा जाता है छत्तीसगढ़ में। ये हमारा लगा हुआ है छत्तीसगढ़ के साथ में, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के साथ में जाता है। कितना परसेंट है, 7% एरिया कवर करता है। कितना क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 25,000
वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है और 7% ही एरिया कवर कर रहा है। मतलब लगभग यदि बात करें तो बघेलखंड का पठार सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। बघेलखंड का पठार सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो मालवा का पठार होगा। ठीक है, सबसे बड़ा मालवा का पठार, उससे छोटा सबसे छोटा बघेलखंड। ठीक है, सिंपल सी यदि हम यहाँ पर एक टेबल के बारे में बात करें तो 26% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा नर्मदा 28% आ जाएगा सबसे पहले मालवा, फिर उसके बाद नर्मदा आएगा 26%। ठीक है, उसके बाद आपको सतपुड़ा दिखाई देगा 11% सतपुड़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद मध्य भारत का पठार आ जाएगा 10.68%। उसके बाद आपको दिखाई देगा कौन सा 10.37 है ना, 10.37 ये हमारा कौन सा हो गया, रीवा पन्ना। ये कौन सा हो गया हमारा मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया मध्य भारत का हो गया। ये हो गया हमारा सतपुड़ा, ये हमारा हो जाता है कौन सा, नर्मदा। ये हो जाएगा हमारा मालवा, ये मालवा। अब कौन सा आ जाता है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा 7.7 बुंदेलखंड है ना, 7.7 बुंदेलखंड। और आखिरी में आ जाता है बघेलखंड है ना, कितना 7% बघेलखंड का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कौन सा कितना है। सबसे बड़ा 28%, सबसे कम 7% का एरिया है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों को अपने स्थान के अनुसार आराम से देखें, इत्मीनान से देखें और दिमाग में बसा के रखें, क्योंकि डायरेक्ट जब मैं बोलूँगा कि बघेलखंड के पठार के ऊपर इस प्रकार की वनस्पति, इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बघेलखंड पठार कहाँ पर। ठीक है, वो तो मैं बताऊँगा भी, लेकिन अपने दिमाग में अचानक से तस्वीर खुल जानी चाहिए, इसीलिए बार बार चीज़ें दिखाई दे रही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन क्षेत्रों को हम अलग से कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग तरीके से है ना, इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से हम इनको जमाते हैं। भौगोलिक प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के है ना, किसने, एस.पी. चटर्जी है ना, किसने, एस.पी. चटर्जी ने मध्य प्रदेश को धरातल की विविधता मतलब कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन है, कहीं घाटी है, उसके हिसाब से क्या हुआ है, अलग अलग तरीके से डिवाइड करा है। 2 वृहद भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, 2 हिस्सों में इसको विभाजित कर देते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड है ना, हिंदी वाले दोनों नाम याद रखें है ना, लिख लीजिए करिए है ना। तो सेंट्रल हाईलैंड या फिर मध्यवर्ती उच्च भूमि पहला यहाँ पर हिस्सा आ जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या आ जाता है, मालवा का पठार आ रहा है, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार आ रहा है, मध्य भारत का पठार आ रहा है, रीवा पन्ना का पठार आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा नर्मदा सोन घाटी भी मध्यवर्ती उच्च भूमि का ही हिस्सा बन के आती है। नेक्स्ट हिस्सा आ जाता है कौन सा, पर्वतीय प्रदेश माउंटेन रीजन, तो उसमें कौन सा आ जाता है, विंध्याचल आ जाता है, सतपुड़ा आ जाता है, और उसी के साथ लगा हुआ, विंध्याचल सतपुड़ा के साथ लगा हुआ बघेलखंड का पठार भी इसी के साथ कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से विंध्याचल निकलेगा, यहाँ से विंध्याचल, ये जो नर्मदा घाटी चल रही है इसी के जस्ट पैरेलल यहाँ से जाता हुआ क्या होगा, रीवा सतना पन्ना से होता हुआ ये विंध्याचल माउंटेन यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ से ये सतपुड़ा जा ही रहा है, आपको दिखाई दे रहा है येलो में है ना, सतपुड़ा यहाँ से जाएगा, इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है, देखो बघेलखंड यहाँ पर, इसीलिए ये उच्च भूमि में पठारों के साथ आता है। उसके अलावा ये मैकाल का भी तो हिस्सा है, मैकाल में यहीं से अमरकंटक से तो क्या निकल रही है, नर्मदा निकल रही है, सोन निकल रही है ना, तो ये नदियां जो निकल रही है, तो ये उच्च भूमि क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जैसा ही है, लेकिन इसका एक हिस्सा क्या है, समतल है, इसीलिए ये बघेलखंड का पठार है, उधर की तरफ जाता हुआ भी छत्तीसगढ़ में और इधर की तरफ आता हुआ भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसीलिए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला, बघेलखंड का पठार इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये उच्च भूमि प्रदेश हो जाता है, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है और वो पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपको याद रखना, मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा पन्ना, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है, और फिर सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा है, बघेलखंड का पठार आ जाता है। इस विभाजन को याद रखिए है ना, इत्मीनान से। चलिए अब एक एक छोटे छोटे क्षेत्रों को याद करते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, सबको देखना शुरू करते हैं एक एक पठार को लेकर। चलिए मध्य उच्च प्रदेश, सबसे पहले मध्यवर्तीय उच्च प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य उच्च प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र है, एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। अच्छा देखो, अब त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश, क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश की बात कर रही है,
तो ये यहाँ से नर्मदा सोन घाटी यहाँ तक आई, फिर उसके बाद इधर से बघेलखंड को छोड़ दो, विंध्याचल को छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र हो गया, विंध्यन क्षेत्र को छोड़ दो, है ना, और इसको जोड़ दो, ये हो गया। लगभग लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा सोन घाटी इसका आधार बना रही है। इधर की तरफ से हमारी एक पर्वत श्रृंखला निकल गई जो विंध्याचल है, ठीक है। यहाँ से नदी निकल गई हमारी, ये नदी निकल गई कौन सी, चंबल, और यहाँ से हो गई नर्मदा, ठीक है। इधर विंध्याचल, इधर नर्मदा, तो लगभग लगभग एक ऐसा सेक्शन दिखाई देता है जो पठार का है ना, क्योंकि इधर की तरफ यूपी में भी बुंदेलखंड का पठार दिखाई देगा, यहाँ रीवा सतना दिखाई देगा, बघेलखंड उधर दब गया, इधर मालवा का पठार है, और यहाँ से आधार इसका कौन बनाती है, नर्मदा बनाती है, ठीक है। इधर भी पठार का हिस्सा है ना, इधर भी देखेंगे तो हम इधर पठार का हिस्सा, यहाँ पर भी मेवाड़ और इन सब का पठार दिखाई देगा। तो एक बड़ा सा त्रिभुजाकार हिस्सा हमको दिखाई देता है, जो कि दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी दिखाई दे रही है आपको, पूर्व में कैमूर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर कैमूर, ये देखो पूर्व में यहाँ पर कैमूर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कैमूर के कगार और पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी दिखाई देती है, यहाँ से अरावली जा रहा है, ऐसा अरावली श्रृंखला है, वहाँ तक ये सब कुछ फैला हुआ है। तो एक त्रिभुज बन गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत भी जा रहा है रीवा सतना से, है ना, रीवा पन्ना से, और नीचे की तरफ नर्मदा है। तो इसीलिए ये एक किस प्रकार का दिखाई देता है सेक्शन, एक त्रिभुजाकार सेक्शन दिखाई देता है। अरावली पर्वत इसके किस तरफ दिखाई देती है, पश्चिम में, इनके बीच में ये हिस्सा घिरा हुआ दिखाई देता है। इस धरातीय विशेषताओं के आधार पर इस प्रदेश को अग्रलिखित निम्न भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से भाग है। सबसे पहला भाग है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 28% भाग को कवर करने वाला, 28% को कवर करने वाला, है ना, मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा क्षेत्र से ही मैं हूँ, है ना, मालवा क्षेत्र में ही रहने वाला, इंदौर से ही हूँ मैं, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र की बहुत सारी विशेषता है, जैसे हर क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यह है कि जलवायु यहाँ पर बहुत सम है। यदि हम एकदम ऊपर ऊपर पहले बात करें तो सम जलवायु क्षेत्र यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर समुद्र से भी हवाएं आती है, उसके अलावा ठंडी हवा आती है, और उधर से उत्तर से भी, हिमालय से भी ठंडी हवाएं यहाँ तक पहुँचकर थोड़ी सी गर्म हो जाती है। इसलिए जलवायु क्षेत्र कैसा हो जाता है, सम, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। दूसरी बात बोले कि ये लावा निर्मित पठार है, मतलब बेसाल्टिक रॉक यहाँ पर मिलेंगे, बेसाल्टिक चट्टानें मिलेगी, काली मिट्टी का प्रदेश ये बढ़िया सा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो पानी, यदि बरसात बात करें तो इसके पश्चिम में बरसात क्या होगी, कम होगी, है ना। सब बात हम पूरी डिटेल में भी करेंगे। पश्चिम में बरसात कम होगी और पूर्व की ओर जाते हुए थोड़ी सी वर्षा में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो लगभग लगभग एवरेज टाइप की रेनफॉल यहाँ पर होती है, वनस्पति भी वैसी ही मिलेगी, है ना। तो यदि हम बेसिक बात करें तो उतना, है ना। अब मालवा का पठार, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को मालवा का पठार, मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार का विस्तार गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सागर, विदिशा, है ना, शाजापुर, आगर मालवा, देवास, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, धार, इन सब जिलों में होता है। ये रहे जिले यहाँ पर लगे हुए हैं। इन सब जिलों में यहाँ पर विस्तार इसका मालवे का पठार का दिखाई देता है ना। इन क्षेत्रों में जिले आपको याद रखने, कुछ जिले भी लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना। मुख्य मुख्य जिले यहाँ पर बता दो, जैसे राजगढ़ हो गया, गुना, भोपाल, रायसेन, सागर। जैसे इस तरफ जो जा रहे हैं, सागर विदिशा आपने बता दिया कि सागर विदिशा से लेकर आपका झाबुआ, धार तक ये फैला हुआ है। आगर मालवा क्षेत्र यहाँ पर से लेकर हमारे कहाँ तक फैला हुआ है, देवास, धार, इंदौर, है ना, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, है ना, कुछ आदि जिलों में ये फैला हुआ है, ऐसा बता सकते हैं। चलिए मालवा के बारे में और जानकारी लेते हैं, है ना, और बातें कर लेते हैं। देखिए मालवा की भौगोलिक स्थिति, जैसे हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी थी कि मध्य प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्षांश देशांतर यहाँ से यहाँ तक है, तो मालवा क्षेत्र हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो मालवा क्षेत्र हमारा इसमें जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा, ये मालवा पठारी क्षेत्र है। तो हम यदि देखें तो उसके अक्षांशी स्थिति में 20-17 से लेकर, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है मेंस में, है ना, लेकिन याद रखना मुश्किल होगा क्योंकि सबका अक्षांश देशांतर होगा, हर किसी का अक्षांश देशांतर होगा। हमको मध्य प्रदेश की कभी कभी हम भूल जाते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, किससे शुरू हो रहा है, 20, है ना, 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट 25 डिग्री 8 मिनट तक ये फैला हुआ है अक्षांश। और देशांतर की बात करें 74 से लेकर 74 डिग्री 20 मिनट से लेकर कहाँ तक है, 79 डिग्री 20 मिनट,
20 मिनट के बीच में ये मौजूद होता है। देशांतर के मध्य ये है। कर्क रेखा इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। किस पठार से कर्क रेखा होकर गुजरती है जो इसे 2 भागों में विभाजित करती है? तो एकदम बीच से होती हुई कर्क रेखा जाती है जो इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। उज्जैन से होकर जाती है, उज्जैन महाकाल से होकर जाती है, हरसिद्धि से होकर जाती है पास में से, ठीक है। ये क्षेत्र से होकर गुजरती है। आप उज्जैन जाएंगे तो बाहर की तरफ रोड पर आपको एक कर्क रेखा वाला मार्क मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। भागों में विभाजित कर देती है। इस पठार की क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था इसमें, है ना? काल याद रखिए कौन सा, क्रिटेशियस। और हुआ क्या था? दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन। दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन। अब ये क्या चीज होती है भैया बताओ? तो क्या हुआ था क्रिटेशियस काल में जब ये अलग हुआ, लगभग आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, वर्ष पूर्व, है ना? उससे पहले 25 करोड़ वर्ष से पहले हम बात कर रहे हैं। उस समय ये हुआ था कि ये सब क्षेत्र एक ही जैसा था, नर्मदा घाटी भी नहीं थी, है ना? और यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ी सी दरार पड़ी दक्कन के पठार और इसके साथ में। अब यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ और लावा पहले यहाँ तक फैल गया, फिर ये ठंडा हो गया, कुछ समय पश्चात फिर लावा निकला, फिर फैल गया, फिर ऐसे करते करते इसके ऊपर लावा की एक के ऊपर एक परत चढ़ती गई, लावा की एक के ऊपर एक परत चढ़ती गई और ये परत दर परत ऐसा बिछता चला गया, ठीक है। उसके अलावा दक्कन में भी ऐसे ही हुआ, दक्कन ट्रैप भी ऐसे ही बना हुआ है ना? एकदम सीढ़ी नुमा जैसी संरचना वहाँ पर दिखाई देती है ना? उसके अलावा ये लावा 2 जगह और गया था, ठीक है। पहला यहाँ तो गया ही है, उसके अलावा थोड़ा सा आगे आपको देखा जाए तो बीच में संरचना क्या हो गई, सब हट गई है और थोड़ा सा छोटा नागपुर पठार में इसका हिस्सा मिलता है, छोटा सा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर पठार में इसका छोटा सा हिस्सा। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपको तेलंगाना मिलेगा, तेलंगाना में भी इसका छोटा सा हिस्सा दिखने को मिलता है, तेलंगाना का उत्तरी भाग। कर्नाटक का उत्तरी भाग में भी ये दिखाई देता है ना? मध्य प्रदेश तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को लगभग मध्य प्रदेश के अलावा भी बता जा रहा हूँ। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात का कौन सा क्षेत्र, काठियावाड़। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भी हमको यही संरचना मिलती है बेसाल्टिक रॉक की, काठियावाड़ का पठार, है ना? काठियावाड़ का पठार वो भी इसी संरचना का बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर ये पठारी संरचना मिलती है। तेलंगाना का पठार भी उत्तरी क्षेत्र उसका वैसे ही मिलता है, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र हो गया, दक्कन तो पूरा वैसा ही है, मालवा का पठार हो गया और काठियावाड़ हो गया। ये सब क्षेत्र कैसे है, दरारी उद्भेदन क्रिटेशियस युग के। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे पूछा जा सकता है दरारी उद्भेदन क्या होता है, क्रिटेशियस काल में किस प्रकार का उद्भेदन हुआ था जिससे मालवा संरचना का निर्माण हुआ। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये क्या बनता है, यहाँ से सीधे 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। समुद्र तल से मालवा की औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है, 500 मीटर है औसत ऊंचाई। प्री के भी सभी फैक्टर लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है। परंतु इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार है। कौन सी चोटी है इसकी सबसे ऊंची, सिगार चोटी है, 881 मीटर, 881 मीटर सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो कहाँ देखने को मिलती है, जो विंध्याचल पर भी देखने को मिलती है भैया। विंध्याचल की भी सबसे ऊंची चोटी क्या ही है, सिगार ही है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर और भी चोटियों के बारे में बताया हुआ है। लगभग सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल की अलग अलग श्रेणियाँ फटती है बीच में से, उसमें चोटी अलग बताई जाती है कि कौन सी चोटी किसकी महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु दिखाई देती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, याद रखिएगा, शिप्रा, बेतवा, सोनार व चंबल, है ना? बेतवा, शिप्रा, सोनार और चंबल ये है। मिट्टी कौन सी है, काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। काली मृदा के पीछे कारण ये है कि ये ज्वालामुखी उद्भेदन से जो बेसाल्टिक रॉक बनते हैं, बेसाल्टिक रॉक से बनने वाली संरचना कौन सी है, काली मिट्टी की संरचना यहाँ पर दिखाई देगी। बेसाल्टिक ज्वालामुखी की चट्टानें, है ना, की प्रमुखता के कारण इस क्षेत्र में मुख्य रूप से फसलों की बात करें तो कौन सी फसल आ रही है, गेहूं आ रही है
कपास आ रही है, सोयाबीन यहाँ पर आ रहा है, महत्वपूर्ण फसल है। इस क्षेत्र में अधिकतर लोग कृषि एवं पशुपालन करते हैं। यह राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, इस राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की हम यदि बात करें, है ना, उसमें कौन कौन आ जाता है? इंदौर आ जाता है प्रमुख नगर में, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में भी आ जाता है। भोपाल भी वैसा ही है, उज्जैन आ गया, सागर आ गया, रतलाम, देवास, विदिशा, धार, ये संपूर्ण क्षेत्र क्या हो जाते हैं? हमारे प्रमुख क्षेत्र भी है और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी ये आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर बात करी। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, है ना, तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 88,222.2 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का लगभग 28.62%, है ना, 28.62% यहाँ पर क्षेत्रफल को कवर करता है। जिले की बात करें तो कितने जिले आ जा रहे हैं इससे? 18। अब हम स्पेसिफिक होने लगे हैं, अब हमारी चीज़ें क्या होने लगी है? स्पेसिफिक होने लगी है कि कौन कौन से जिलों में ये गुजरते हैं, है ना, मतलब इसमें मौजूद है ना। जिलों का पूर्ण आंशिक भाग आता है, कहीं पर पूरा ही भाग आता है, कुछ जिलों का आधा भाग आता है, जैसे मंदसौर हो गया, कुछ हिस्सा आता है राजगढ़ हो गया, इंदौर तो पूरा उसमें ही है, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, गुना में कुछ क्षेत्र आता है, रतलाम का कुछ, रतलाम तो संपूर्ण रूप से दिखाई देता है, झाबुआ, देवास, शाजापुर, आगर मालवा कुछ क्षेत्र हो गया, सीहोर, अशोकनगर कुछ क्षेत्र, विदिशा की बात करें, रायसेन, सागर कुछ क्षेत्र, अलीराजपुर संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियाँ कौन सी? काली सिंध, है ना, नदियाँ बात करें तो कौन सी है? काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, चंबल, बेतवा, इनको भी हमको डिटेल में विथ मैप देखना है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है ना। और ये एक प्रकार का, यदि हम पठार के प्रकार की बात करें तो ये विभाजित प्रकार का पठार है ना, विभाजित प्रकार का पठार है, जिसे कौन विभाजित करती है? नदियाँ विभाजित करके अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग सेक्शन में विभाजित कर देती है ना। चलिए वर्षा की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वर्षा यहाँ पर क्या हो जाती है? इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में कमी देखी जाती है। पश्चिमी भाग में देखें तो लगभग 75 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली बारिश होती है, लेकिन पूर्व की ओर जाते जाते 125 सेंटीमीटर की तरफ बारिश हो जाती है, क्योंकि इसके दक्षिण में जो आपको पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देता है, नर्मदा की एकदम समानांतर घाटी दिखाई देती है ना, उसके कारण यहाँ पर मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है और बढ़िया सी यहाँ पर बारिश हो जाती है ना। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, है ना, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो नागदा कृत्रिम रेशा के लिए फेमस है। उसके अलावा इंदौर हो गया, इंदौर के आसपास पीथमपुर मौजूद है ना। लेकिन पीथमपुर वाला सेक्शन अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो इंदौर के पीथमपुर में ले जाकर जलाया जा रहा है। पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लोगों ने विरोध करा, लेकिन थोड़ा कुछ कचरा कुछ किलो के हिसाब से जलाया गया, है ना, तो उसका कोई प्रदूषण नहीं देखा गया, ना तो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट देखा गया। तो इस कचरे को अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का मुद्दा हो चुका है और ये कचरा जलाया जा रहा है। तो यहाँ से दो मुद्दे उठ के आते हैं, यूनियन कार्बाइड वाला हिस्सा जो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है, दूसरा पीथमपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है और किस कंपनी द्वारा ये किया जा रहा है ना, ये भी आप याद रखिएगा। तो करंट का सवाल है, यहाँ से ये चीज़ पूछी जा सकती है, मालवा के पठार के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बताइए और उनकी क्यों फेमस है औद्योगिक क्षेत्र, मालवा में कौन से चलते हैं, क्यों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए, वो सब पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। इंदौर हो गया, रतलाम, देवास चमड़े के उद्योग के लिए भी, मतलब जो पर्स, और भोपाल भी उसी के लिए है ना। यहाँ पर जरी वाले पर्स और बाकी सब जरी का काम होता है, सूती कपड़ा, है ना, इनके लिए फेमस ही देखो, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, भोपाल सूती कपड़े के लिए फेमस है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में, भेल कहाँ पर है? भोपाल में। पीथमपुर ऑटोमोबाइल उद्योग जो आपको इंदौर में दिखाई देता है ना, बड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र है ना, रिजर्व क्षेत्र है पूरी तरीके से उद्योगों के लिए, है ना। पर्वत की बात करें तो महू की जाना पाओ पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये सभी चीज़ें प्री के मेंस के हिसाब से। तो जाना पाओ पहाड़ियों में यहाँ पर चंबल का उद्गम होता है, कहाँ से? जाना पाओ पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर इनकी ऊंचाई है ना। चंबल नदी का उद्गम यहाँ से होता है, जहाँ पर बांचू पॉइंट दिखाई देगा आपको, है ना। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सिगार है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी दिखाई देती है? सिगार है, इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। तो यहाँ पर दो ऊंचे क्षेत्र आपको देखने को मिले, है ना। पहला कौन सा देखने को मिला? जाना पाओ की पहाड़ियाँ 854 मीटर, और दूसरा क्षेत्र सिगार पहाड़ियाँ जो कितनी है? 881 मीटर ऊंची, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। वैसे सभी का बहुत अच्छे से डिटेल में सेक्शन है ना, इसीलिए सब क्षेत्र में भी हो सकता है कि रिपीट भी कुछ सेक्शन हो, मतलब क्योंकि जैसे अभी जिले हमने 2 बार देखे हैं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला आ जाता है, अगले क्षेत्र को हम देख रहे हैं मध्य भारत का पठार। देखिए मध्य भारत का पठार, ये सेक्शन जो है ये बहुत कम हिस्से में फैला हुआ है। हमने जो हिस्सा देखा था यहाँ पर बहुत कम हिस्से में ऐसा फैला हुआ ये पठार है ना। महत्वपूर्ण हिस्सा इसका कहाँ चले जाता है, मेजर इसका पार्ट चले जाता है कहाँ पर, राजस्थान में। ये हो गया हमारा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार मालवा के पूर्वोत्तर में है ना, पूर्वोत्तर, मालवा के पूर्वोत्तर नहीं पश्चिमोत्तर आ जाएगा है ना, पूर्व नहीं है ना, पश्चिमोत्तर में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री है ना, यहाँ से बात करें तो 24 से शुरू हो रहा है और यहाँ तक लगभग 26 डिग्री सबसे ऊपर वाले हिस्से तक जा रहा है, 26 डिग्री 48 मिनट। और अक्षांश की बात करें तो 75 से लेकर यहाँ पे 75 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट्स के देशांतर तक ये फैला हुआ है। मध्य स्थिति ये इसकी दिखाई देती है, बीच में ही है पूरी तरीके से। इस क्षेत्र में दोमट मिट्टी मिलती है। दोमट, दोमट कौन सी होती है, जलोढ़, नदी द्वारा निर्मित, नदी द्वारा निर्मित मृदा में हम इसको पढ़ेंगे है ना। नदी द्वारा निर्मित मिट्टी कैसी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे दोमट कहा जाता है, मध्य प्रदेश में भी और अन्य क्षेत्रों में भी है ना। से बड़ी हुई जलज चट्टानें पाई जाती। जलज चट्टानें क्या होती है ना, ऐसी चट्टानें जो क्या होती है जल को अवशोषित कर लेती है और क्या हो जाती है, उसके अलावा उसमें पोर्स होते हैं, ऐसी जलज चट्टानें कहलाती है। उसके अलावा इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, बीहड़, क्या पाए जाते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं, जिनको बेडलैंड्स कहा जाता है या रिवाइंस कहा जाता है। रिवाइंस बोल दे या बेडलैंड्स बोल दे है ना, तो यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं है ना। और इसको दस्युओं का या फिर डाकुओं के छुपने का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब नदी बहती है यहाँ से चंबल नदी जब इस क्षेत्र से बहती है तो वो अवनालिका अपरदन करती है, अवनालिका अपरदन यहाँ पर करती है। और अवनालिका अपरदन से बहुत सारी ऐसी घाटियां बन जाती है, अलग अलग ऐसी घाटियां बन जाती है और उसके बीच में बहुत सारी गाद जमा हो जाती है। अवनालिका अपरदन होता है और उसके बीच में ये जो क्षेत्र बचे ना, इनके बीच में ये घाटियां बच जाती है, ऐसे बहुत सारी घाटियां बच जाती है, तो बहुत सारे रास्ते यहाँ पर बन जाते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट बना रहा हूँ ये क्या है, ये जो है वो घाटियां जो बच गई, घाटियां जो यहाँ पर बच गई वो है, ये घाटियां बच गई। तो इसमें बहुत सारी गलियां बन जाती है, लेकिन जब पानी आता है इसके अंदर, जब बाढ़ आती है या फिर इसके अंदर पानी भरने लगता है वर्षा के समय, तो क्या होता है ये नालियां फिर से बहना शुरू कर जाती है, तो इसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है, ठीक है, या फिर गली इरोजन करती है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, इन जिलों में प्रमुख रूप से ये पठार दिखाई देता है। इस जिले में प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां कौन सी है, चंबल सबसे महत्वपूर्ण है, काली सिंध यहाँ जाकर मिलती है, पार्वती जो कहाँ से निकलती है, सीहोर आष्टा से निकलती है, वो भी जाकर वहीं पर उसी क्षेत्र में मिल जाती है, ठीक है। अब इसका भौगोलिक क्षेत्र अक्षांश देशांतर तो हमने देख ही लिया, अक्षांश देशांतर की स्थिति ये रही, ठीक है। चलिए अक्षांश देशांतर हमारी बात हो गई। नदियां बात करें, नदियां चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो है ना, कुंवारी और कूनो और जोड़ लीजिएगा, कुंवारी और कूनो इसके साथ में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर, 32,896 वर्ग किलोमीटर, तो 10.7% का कुल क्षेत्रफल ये कवर करती है मध्य प्रदेश का। जिले बोले तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर हो जाते हैं। तापमान बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, तापमान आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा और ठंडा भी बहुत दिखाई देगा, गर्म भी बहुत है, ठंडा भी बहुत है। देखिए अधिकतम तापमान कहाँ तक जा रहा है, 40 डिग्री से 44 डिग्री के बीच में जा रहा है, और न्यूनतम कहाँ तक जा रहा है, 15 डिग्री जा रहा है। न्यूनतम कहाँ जा रहा है, 15 डिग्री जा रहा है। इस पठार पर महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है। महाद्वीपीयता का प्रभाव क्या होता है, समुद्र से दूरी। महाद्वीपीयता का प्रभाव मतलब समुद्र से दूरी,
है ना, समुद्र से दूरी। अब इसका भी मतलब क्या हो जाता है, महाद्वीपीय का प्रभाव या समुद्र से दूरी का मतलब ये हो जाता है ना, जो गर्मी का सीजन होता है, गर्मी अधिक गर्म होती है, और सर्दी का जो सीजन होता है वो अधिक सर्द होती है, इसे ही महाद्वीपीयता का प्रभाव कहते हैं, क्योंकि समुद्र से दूरी ज़्यादा है, इसीलिए ये महाद्वीपीयता के प्रभाव के अंतर्गत देखा जाता है। न्यूनतम तापमान इसीलिए ऐसा दिखाई देता है और अधिकतम तापमान बहुत अधिक दिखाई देता है। देखिए तापांतर बहुत दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर तापांतर अधिक होता है, तापांतर अधिक। कौन सा तापांतर है, वार्षिक, यहाँ पर वार्षिक तापांतर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। देखिए मैक्सिमम कितना जा रहा है 44, मिनिमम कितना जा रहा है 15 जा रहा है, तो उस हिसाब से तापांतर, ताप का अंतर वार्षिक, एक साल में ताप का अंतर क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देगा। वर्षा की बात करें तो वर्षा कमी होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है ना। 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है। वन की बात करें तो 20 से 27% वन क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देता है ना। अब देखिए सूखा क्षेत्र है तो कैसे वृक्ष मिलेंगे, है ना, आपको मिलेगा शीशम मिलेगा, यहाँ पर खेर मिलेगा, खेर के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा बबूल मिलेंगे, उसके अलावा थोड़े से शुष्क क्षेत्रों में झाड़ियाँ और कटीले वन झाड़ियाँ भी हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर है ना, ये मिट्टी हो जाएगी जलोढ़। कौन सी मिट्टी दिखाई देगी, जलोढ़ और काली मिट्टी का क्षेत्र दिखाई देगा संयुक्त रूप से, क्योंकि मालवा का पठार इसके जस्ट नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी जो आपको दिखाई देगी, वो कहाँ दिखाई देगी, जो चंबल का क्षेत्र है उसके आसपास ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देख लिया जलोढ़ और काली मृदा यहाँ पर मिलती है। औद्योगिक क्षेत्र की हम यदि बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र कौन से मिलते हैं यहाँ पर, देखिए कैलासर मिलता है, हम इसको उद्योग में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पठार कवर हो रहे हैं उसमें भी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैलासर मिलता है, सहकारी शक्कर कारखाना यहाँ पर है, डबरा आपको दिखाई देता है, चीनी का कारखाना है बहुत पुराना। ठीक है, गुना में चीनी के कारखाने दिखाई देते हैं, शिवपुरी और बानमोर खेर, है ना, खेर उद्योग यहाँ पर महत्वपूर्ण दिखाई देता है। बानमोर में सीमेंट का कारखाना है, ग्वालियर में कृत्रिम रेशा, बिस्किट और चीनी का कारखाना और बर्तन बनाने के कारखाने मौजूद हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण उद्योग जो उस क्षेत्र में मौजूद है, उस क्षेत्र के अनुसार ये महत्वपूर्ण उद्योग हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं। हमारा कौन सा आ जाता है, अब आ जाते हैं हमारा बुंदेलखंड। अब अगला कौन सा हिस्सा है हमारा, बुंदेलखंड क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, अब बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च भूमि के उत्तरी भाग को कहते हैं। मध्य उच्च भूमि, ये मध्य उच्च भूमि हमारा हो गई है, ये मध्य उच्च भूमि को हम बोल रहे थे, इसका उत्तरी हिस्सा ये आ गया, उत्तरी हिस्सा, इसके इस उत्तरी हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये है बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा है जिसको हमने मैप पर भी अभी देखा। आई होप शायद आपने पूरा मैप पूरा यहाँ पर बना चुके होंगे, है ना, पूरा मैप आपने इसके ऊपर बना लिया होगा। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च भूमि के उत्तरी भाग को कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा कि मध्यवर्ती उच्च भूमि मध्य प्रदेश की, उसके उत्तरी भाग में बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है दूसरा, यहाँ पर मध्य भारत के पठार के किसमें, पूर्व में, और इधर की तरफ आ जाता है रीवा सतना के पठार, रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में ये पठार पड़ता है। यदि हम ऊपर बात करें तो ऊपर आ रही है हमारी नर्मदा, चंबल नदी के नीचे या फिर चंबल नदी के नीचे या फिर हमारी यमुना नदी के नीचे ये क्षेत्र पड़ेगा। ऐसे आपको लोकेशन बतानी है, मेंस में तो बतानी ही पड़ेगी। इसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, शिवपुरी, गुना जैसे जिले इसमें शामिल होते हैं। जिले के कुछ भाग आते हैं इन सब में, है ना। यह पठार बुंदेलखंड की नीस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किन चट्टानों का बना है हमारा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड नीस या गुलाबी चट्टाने, गुलाबी बुंदेलखंड नीस से ये बना हुआ है। महत्वपूर्ण है हमारा खनिज के मामले में, ये अच्छी चीज हो जाती है कि हम सीधे नीस चट्टानों का उपयोग गुलाबी कलर की करते हैं। नामक प्राचीन चट्टानों का ये से बना हुआ है, उसके अपेक्षा से निर्मित हुआ। इसकी भौगोलिक स्थिति बात करें तो भौगोलिक स्थिति में 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट तक, है ना। अक्षांश है, देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री पूर्वी से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक में ये मौजूद होता है। इस क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है। अब आप बोलेंगे सर अरे काली मिट्टी,
ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहला हिस्सा यहाँ से मालवा आ रहा है, मालवा यहाँ तक रीवा सतना के आसपास तक फैला हुआ है, इसीलिए इसमें भी काली जाती है और इसमें भी काली जाती है, दोनों जगह। उसके अलावा यहाँ लाल मिट्टी मिलती है। अब आप बोलेंगे सर लाल मिट्टी कहाँ से आ रही है? इधर से जा रहा है, यहाँ से विंध्याचल, ये जा रहा है विंध्याचल रीवा सतना से होता हुआ। तो ये जो क्षेत्र है ये लाल मिट्टी वाला है, बघेलखंड हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र हमारा लाल लाल मिट्टी का होता है, इसीलिए लाल मिट्टी का क्षेत्र भी इसमें से शामिल हो जाता है। मतलब काली और लाल मिट्टी का ये मिश्रित क्षेत्र आपको दिखाई देगा, दोनों प्रकार की मिट्टी यहाँ पर दिखाई देगी, उसका मिश्रित क्षेत्र ये हो जाता है। बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन आपको दिखाई देंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, देखो पतझड़ वन भी दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन मतलब वहां पर बरसात अच्छी खासी होती है, लगभग वहां पर आसपास वर्षा दिखाई देगी 125 के आसपास, लेकिन यहाँ पर वर्षा क्या होती है और कम हो जाती है। वर्षा यदि कम होगी तो पतझड़ वन तो है लेकिन शुष्क है, बहुत सूखी मिट्टी मिलेगी, बहुत सूखे पत्ते वाले क्षेत्र होंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से मिल जाते हैं? यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र है सागौन का, तेंदू, खेर, नीम, महुआ, बीजा, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि हम बोले उष्णकटिबंधीय तो ये भी क्या है, इस क्षेत्र में भी महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलेगा। महाद्वीपीयता का प्रभाव भी इसके अंदर देखने को हमको मिलता है, क्योंकि ये भी समुद्र से दूर है, तापमान यहाँ पर अधिक दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अक्षांश देशांतर हम देख लिए थे। नदियों की बात करें तो महत्वपूर्ण नदियां हैं बेतवा, धसान, केन, इसकी महत्वपूर्ण नदियां दिखाई देती है। जिला बोले तो दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, है ना। पिछोर एवं करेरा तहसीलें इसकी आ जाती है। ग्वालियर की बात करें तो डबरा, भांडेर, भिंड, है ना। लाहौर तहसील भिंड की इसमें दिखाई देती है। कुछ का आंशिक क्षेत्र, कुछ का संपूर्ण क्षेत्र इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तापमान की बात करें, देखिए तापमान की बात करें तो यहाँ भी उच्च तापमान दिखाई दे रहा है, देखो 40 डिग्री से 41 डिग्री, और देखिए तापमान और निम्न हो गया यहाँ पे, है ना, निम्न हो गया, 9 डिग्री से 12 डिग्री हो गया। मतलब यह महाद्वीपीयता का प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। देखिए उच्च भी बहुत उच्च है और निम्न भी बहुत निम्न है, मतलब यहाँ पर भी तापांतर क्या है, वार्षिक तापांतर है ना, अधिक होता है। वार्षिक तापांतर कैसा दिखाई दे रहा है, अधिक दिखाई दे रहा है। उसकी तुलना में भी और ज्यादा वार्षिक तापांतर है, लगभग सर्वाधिक वार्षिक तापांतर इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी काली, लाल, बलुई, दोमट, है ना, क्योंकि ऊपर से नदी का क्षेत्र भी आ जाता है। यहाँ से हमारी चंबल जा रही है, ठीक है, चंबल के साथ में यहाँ से बेतवा और अन्य नदियाँ भी इसके साथ में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो घाटियाँ हैं उसमें दोमट मिल जाएगी और बाकी जगह काली और दूसरी चीज तो दिखाई दे रही है, दूसरी मिट्टी। तो दार्शनिक स्थल की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ओरछा, बुंदेल राजाओं के किले यहाँ पर दिखाई देते हैं। दतिया, सतखंडा महल यहाँ पर दिखाई देगा। खजुराहो के शिव मंदिर दिखाई देंगे। वैष्णव, जैन मंदिर, चंदेरी का किला, प्रतिहार कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में से निर्मित किया था। जौहर कुंड यहाँ पर दिखाई देगा। नौखंडा महल आपको दिखाई देगा, है ना। प्रसिद्ध, है ना, पर्वत की बात करें तो यहाँ पर सिद्ध भावा इसकी चोटी है, सिद्ध भावा इसकी ऊंची चोटी दिखाई देती है। किसकी हम बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड के पठार की। बुंदेलखंड के पठार की ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध भावा चोटी है। 1172 मीटर, ये सिद्ध भावा इसकी ऊंची चोटी के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा क्या, पठारी, हमने मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बात करी। तो आज का सेशन हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। ये हमारा मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र था। इसके बाद हम देखने वाले हैं कहाँ से, हमारा शुरू होगा विंध्य कगारी प्रदेश से हिस्सा, विंध्य कगारी प्रदेश बताएंगे। फिर उसके बाद हमको देखना है और भी क्षेत्र, बघेलखंड देखना है, फिर नर्मदा घाटी हम यहाँ पर देखेंगे, फिर नर्मदा घाटी के बाद सतपुड़ा क्षेत्र, और फिर पर्वतीय क्षेत्र भी हम यहाँ पर देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र हम अलग से स्टडी करने वाले हैं इसी सेशन में। फिर उसके बाद फिजिकल डिवीजन में हमारी कौन सा आ जाएगा, महत्वपूर्ण फिजिकल डिवीजन जो है सबसे अच्छा नर्मदा नदी क्षेत्र, फिर उसके बाद नदी तंत्र, है ना। ये सब हमारे फिजिकल डिवीजन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो कवर करना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन मेंस में भी बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्पेक्ट्रम IAS के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।